नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किए थे बेंजीन पे। एक मैं हल्का सा आपको रिकैप बता देता हूँ कि हमने क्या कहा था कि ये जो बेंजीन रिंग होती है, लेट अस अंडरस्टैंड द बॉन्ड फॉर्मूला फॉर बेंजीन रिंग। ये हमारे पास में बेंजीन रिंग है, सही है। इसके हर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या बता रहा हूँ कि सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। होते सब जगह, चलो ठीक है मैं लिख ही देता हूँ, सभी जगह पर एक एक हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से। तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ये जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से उसका हाइब्रेशन स्टेट sp2 है। अब sp2 के अंदर जो s कैरेक्टर होता है वो हमको पता है कि 33% होता है, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो अब इस केस में क्या होगा यहाँ पर कि कार्बन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो हो जाता है डेल्टा नेगेटिव, और सामने जो हाइड्रोजन रखा हुआ है वो हो जाता है डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच लेता है हाइड्रोजन से उसके बॉन्ड में से, सही है। तो अभी यहाँ पर क्या हो जाता है कि हमें पता है कि ये जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया है हाइड्रोजन पर, तो ये हाइड्रोजन जो है वो एक टाइप से इलेक्ट्रोफिलिक है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये हल्के से इलेक्ट्रोफिलिक है। तो यहाँ पर अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का मतलब रिप्लेस करेंगे, किसको रिप्लेस करेंगे, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। तो अगर बेटा आप एक इलेक्ट्रोफाइल को रिमूव करोगे तो इस कार्बन के ऊपर चार्ज क्या बचेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल जाएगा तो कार्बन पर चार्ज क्या बचेगा, नेगेटिव। तो कोई अटैक करेगा जब उस पर, तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब अगर आप इलेक्ट्रोफाइल रिमूव करते हो तो आप इलेक्ट्रोफाइल को ही इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा था कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, ठीक है। और ऐसे 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने आपको सिखाया, हेलोजिनेशन, असाइलेशन, अल्काइलेशन जो कि फिडेलक्राफ्ट का रिएक्शन है, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, है ना। इस तरह से मैंने आपको 5 रिएक्शन सिखाए थे। तो उसमें से हमने क्या देखा कि आपके पास में इलेक्ट्रोफाइल जनरेटिंग एजेंट की मदद से एक इलेक्ट्रोफाइल आता है। वो इलेक्ट्रोफाइल आता है ना, ये मैं लिख देता हूँ, E+ स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, आ करके यहाँ अटैक कर जाता है और ये हाइड्रोजन को रिमूव कर जाता है, सही बात है, इस तरह से। तो ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इस पुराने इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर देता है। तो आपके पास में यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है कि सारे के सारे हाइड्रोजन जो है वो एज इट इज रहेंगे, ठीक है। सिर्फ एक हाइड्रोजन हट जाएगा, उसकी जगह कोई नया इलेक्ट्रोफाइल कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो H है वो यहाँ से निकल जाएगा किसी और कंपाउंड के फॉर्म में, किसी और सबस्ट्रेट के साथ। तो हम ऐसा कहते हैं कि ये H निकल गया, इसलिए ये एक लिविंग ग्रुप है। ये क्या है बेटा, एक लिविंग ग्रुप है, ऐसा हम कहते हैं, है ना। और ये नया इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैच हो चुका है। ये इस पूरे रिएक्शन को हमने कहा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी पॉइंट यहाँ तक याद रही होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि बेंजीन रिंग के ऊपर सभी के पास हाइड्रोजन था, सभी कार्बन के पास हाइड्रोजन है, ठीक है। तो जब आप इलेक्ट्रोफाइल का अप्रोच करवाते हो बेंजीन रिंग की तरफ, तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि यही हाइड्रोजन हटेगा। यह हाइड्रोजन हटेगा तो भी इलेक्ट्रोफाइल अटैच यहाँ हो जाएगा, यह हाइड्रोजन हटेगा तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैच रहेगा, यह हाइड्रोजन हटेगा तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैच रहेगा, बट डजंट मैटर। आपको एक ऐसा कंपाउंड मिलेगा, मान लेते कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता, इस हाइड्रोजन को ना करके इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये भी डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव होगा। तो ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो सारे के सारे हाइड्रोजन जो है बेटा वो एज इट इज रहेंगे, ठीक है। सिर्फ ये वाला जो हाइड्रोजन है वो हट जाएगा, उसकी जगह एक नया इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। तो देखिए क्या फर्क पड़ता है कि बेंजीन के ऊपर से कौन सा हाइड्रोजन हटे। आपको तो एक ऐसा ही कंपाउंड मिलना है जिसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है। देखिए बेंजीन के ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है, इधर भी बेंजीन के ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है। इनफैक्ट ये दोनों कंपाउंड सेम ही है। अरे मैंने इसको सिर्फ घुमा के ऐसा कर दिया, इसको अगर आप ऐसे घुमाएंगे तो ऐसा दिखेगा कि नहीं। तो इट रियली डजंट मैटर, क्योंकि ये एक ही कंपाउंड है। तो बेंजीन में आप कौन सा हाइड्रोजन हटाते हैं, उसकी जगह कौन सा इलेक्ट्रोफाइल लाते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ही कंपाउंड पॉसिबल है, ठीक है। अब वो हाइड्रोजन कहीं से भी हटे, उसकी जगह कहीं पर भी इलेक्ट्रोफाइल आ जाए, उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, अब हम सीखने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीन, जो कि हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो करेंगे, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही करेंगे, बट वो किस पर करने वाले हैं, हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पर करने वाले हैं। तो देख लेते हैं फटाफट मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो देखिए आपको पता है ऑलरेडी कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होता है। बेंजीन के ऊपर जब हम एक हाइड्रोजन को हटाते हैं और उसकी जगह एक किसी ग्रुप को अटैच कर देते हैं, या मैं लिख देता हूं एक सब्स्टिट्यूएंट को अटैच कर देते हैं, कोई एक फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर देते हैं, तो ऐसे सभी कंपाउंड्स को हम कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। अगर बेंजीन के ऊपर आपको 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं तो उसे हम कहते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड, 3 दिख रहे हैं तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, उससे ज्यादा दिख रहे तो पॉली सब्स्टिट्यूटेड।
तो ऐसा मैं कहता हूं कि बेंजीन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है। ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ये कोई कार्बन चेन हो सकती है, ये कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, एक्सेट्रा, इस तरह से। तो इसे हम कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब देखो बेटा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के हिसाब से अगर हम थोड़ा सा सीखें, ठीक है, तो जहां पर भी ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जहां पर भी ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, मतलब यहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो इस कार्बन पर प्रेजेंट है, मैं हाईलाइट कर देता हूं, इस कार्बन पर प्रेजेंट है, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट इस कार्बन पर प्रेजेंट है। तो जिस भी कार्बन पर ये प्रेजेंट है उसके जो एडजेसेंट कार्बन होते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। कौन सी पोजीशन कहते हैं? ऑर्थो। ये पोजीशन भी ऑर्थो होती है और ये पोजीशन भी ऑर्थो होती है, बिकॉज इससे एडजेसेंट पोजीशन पर है। हमने पहले भी सीखा, एडजेसेंट पोजीशन जो होती है उसे हम ऑर्थो कहते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से एडजेसेंट पोजीशन देखनी होती है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली अगर आप सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से ऑल्टरनेट पोजीशन को देखें, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से ऑल्टरनेट पोजीशन को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से ये एडजेसेंट है और ये उसके बाद वाली ऑल्टरनेट पोजीशन है। तो जो ऑल्टरनेट पोजीशन होती है उसे भी मैं हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। देखिए ये जो है वो ऑल्टरनेट पोजीशन है, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट पोजीशन को हम क्या कहते हैं? इसे हम मेटा पोजीशन कहते हैं। सिमिलरली ये पोजीशन जो है वो भी क्या हो जाएगी? मेटा पोजीशन हो जाएगी। और अगर हम सब्स्टिट्यूएंट के एक्जैक्टली ऑपोजिट साइड पर देखें, इस वाले पर, ठीक है, तो इस पोजीशन को हम नाम देते हैं पैरा पोजीशन। क्या नाम देते हैं? पैरा पोजीशन। तो सब्स्टिट्यूएंट के दोनों साइड एडजेसेंट पोजीशन देखेंगे तो उसे हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन, है ना, ऑर्थो पोजीशन। मेटा जो होता है उसे हम एडजेसेंट साइड पर कहते हैं, तो ये हो जाएगा मेटा पोजीशन। और एक्जैक्टली जो ऑपोजिट होता है उसे हम कहेंगे पैरा पोजीशन, ठीक है। अब जरूरी थोड़ी है कि आपका सब्स्टिट्यूएंट इसी जगह पर होगा। देख लेते हैं, अगर मान लेते हैं हमारे पास में कोई ऐसा बेंजीन रिंग है, ठीक है, तो अगर मैं ये लिखता हूं तो ये है नॉर्मल बेंजीन रिंग, लेकिन मैं कहता हूं कि इस बेंजीन रिंग पर यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। मान लेते हैं नाइट्रो का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या अब ये बेंजीन रिंग है? नहीं, अब ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, क्योंकि इसके अंदर एक ग्रुप हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए, अगर ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो ये जो कार्बन है उस पर मेरा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, इसे हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से, इस पोजीशन के हिसाब से एडजेसेंट पोजीशन कौन सी हुई? ये पोजीशन एडजेसेंट हुई और ये पोजीशन एडजेसेंट हुई। तो एडजेसेंट पोजीशन को हम ऑर्थो नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ऑर्थो नाम देते हैं, ठीक है। इस पोजीशन के हिसाब से ऑल्टरनेट पोजीशन कौन सी हुई? इसके हिसाब से ये नहीं, ये ऑल्टरनेट पोजीशन हुई। इसके हिसाब से ये नहीं, ये ऑल्टरनेट पोजीशन हुई। तो जो ऑल्टरनेट पोजीशन होती है उसे हम मेटा नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? मेटा। और जो एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड पर होती है उसे हम नाम देते हैं पैरा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सब्स्टिट्यूएंट जो है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि ऑर्थो पोजीशंस क्या रही होगी, मेटा पोजीशंस क्या रही होगी और पैरा पोजीशंस क्या रही होगी। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट मैं आपको समझा पा रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप के अंदर ऑर्थो, मेटा, पैरा ये ढूंढ सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आप होमवर्क में ये कर सकते हैं कि देखिए ये बेंजीन रिंग लगा है और मैंने यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप दे दिया, मान लेते हैं क्लोरीन, तो इसके अंदर आप ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन को मेंशन कीजिए। फिर ऐसा मैंने कोई फंक्शनल ग्रुप दिया जिसके अंदर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके अंदर भी ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन आप लिखिए, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप दिया है और यहाँ लिख दिया मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो यही एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। मिथाइल ग्रुप मतलब एक कार्बन चेन हो गया, तो इसके हिसाब से आप ऑर्थो, मेटा पोजीशन, ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन दे सकते हैं, एक्सेप्ट होमवर्क में आप ये कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको तो ये अच्छी तरह से आ ही जाएगा। अब आगे देखते हैं हमको क्या करना है। तो देखिए, अब हम करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओवर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ध्यान से देखिएगा, मैं एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए अच्छे से बना देता हूँ एक बार आपके लिए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। ऐसे तो आपको अब तक बॉन्ड-लाइन फॉर्मूला समझ में आ ही जाना चाहिए, हर बार मैं ऐसे लिखने नहीं बैठ सकता, आपको बॉन्ड-लाइन समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, इस तरह से हमारे पास में ये बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। सभी कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होगा और किसी एक कार्बन के पास हाइड्रोजन ना होकर के कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, जिसे हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो मैं SUB लिख देता हूँ, SUB स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, अगर मुझे यहाँ पर करना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मुझे कहिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रोफाइल हटेगा और एक नया इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इसके अंदर हटने वाला ग्रुप कौन सा है? आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये 5 ग्रुप है अपने पास में जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। याद रखना, हम कभी भी इस सब्स्टिट्यूएंट को रिप्लेस नहीं करते। ऐसा नहीं है कि रिप्लेस नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, पर अभी के लिए 11th स्टैंडर्ड के हमको जो स्टडी करनी है उसके अंदर हम इस सब्स्टिट्यूएंट को रिप्लेस नहीं कर रहे। अधिक जानकारी के लिए आपको 12th स्टैंडर्ड उसके आगे के लेवल में केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, जहां पर इस ग्रुप को भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। राइट नाउ हमको इस ग्रुप को कुछ नहीं करना है, हमें ऐसे कंपाउंड जिसमें कोई एक ग्रुप प्रेजेंट है उनके हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करना है।
ठीक है, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑफ कोर्स सभी के सभी हाइड्रोजन जो होंगे वो डेल्टा पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि कार्बन सभी डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेंगे, तो सभी के सभी हाइड्रोजन जो है वो डेल्टा पॉजिटिव रहेंगे, यानी इलेक्ट्रोफिलिक रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं इन्हें इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन क्यों कह रहा हूँ। अब देखिए, जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो आपको एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेटिंग एजेंट लगता है, जो आपको एक नया इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके देता है। मान लेते हैं ये अपना इलेक्ट्रोफाइल है जो हमें सब्स्टिट्यूट करवाना है। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल देखिए, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इस जगह पर आ सकता है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इस जगह आ सकता है, या तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इस जगह आ सकता है, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इस जगह आ सकता है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इस जगह आ सकता है। करेक्ट, वो 5 पोजीशंस पर आ सकता है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें बच्चों, तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, इसके हिसाब से, ये कार्बन के हिसाब से एडजेसेंट ग्रुप से ये ऑर्थो पोजीशन होती है, तो मैं इसे कहूंगा ऑर्थो हाइड्रोजन, इसे भी मैं कहूंगा ऑर्थो हाइड्रोजन, इसे मैं कहूंगा मेटा हाइड्रोजन, इसे भी मैं कहूंगा मेटा हाइड्रोजन, और ये जो एग्जैक्टली ऑपोजिट वाला ग्रुप है इसे मैं कहूंगा पैरा हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आ सकता है, मेटा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आ सकता है, पैरा को रिप्लेस करके आ सकता है, इस मेटा को रिप्लेस करके आ सकता है, इस ऑर्थो को रिप्लेस करके भी आ सकता है। तो अब हम जब अगर इसका रिएक्शन करेंगे, लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस अज्यूम कि ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन हट गया है और ये इलेक्ट्रोफाइल उसको वहां पर रिप्लेस कर देगा। तो अब आपका कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा, चेक कीजिएगा। यहां तो आपका सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट था ही था, ठीक है, डबल बॉन्ड्स तो है पूरे बेंजीन रिंग में। इस वाला हाइड्रोजन को हटा करके यहां पर आपका इलेक्ट्रोफाइल आ चुका है, ठीक है। तो सर बाकी की पोजीशंस, ये यहां पर जो हाइड्रोजन है वो एज इट इज है, हाइड्रोजन में कोई चेंजेस नहीं, हाइड्रोजन एज इट इज है, बस ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है, उसके जगह इलेक्ट्रोफाइल आ गया है। तो इसे मैं कहूंगा ऑर्थो प्रोडक्ट। क्यों कहूंगा ऑर्थो प्रोडक्ट? ऐसा क्यों कहूंगा ऑर्थो प्रोडक्ट क्यों कहूंगा? क्योंकि भाई मेरा जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसके हिसाब से एडजेसेंट पोजीशन पर, उसके हिसाब से एडजेसेंट पोजीशन पर मेरा इलेक्ट्रोफाइल ने अटैचमेंट किया है, इसलिए मैं इसे ऑर्थो पोजीशन पे कहूंगा, इसलिए मैं इसे ऑर्थो प्रोडक्ट कहूंगा। सिमिलरली अगर ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आता तो मेरा कंपाउंड कुछ ऐसा बनता। उम्मीद करता हूं आपको समझेगा। यहां पर तो आपका सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है ही है, ठीक है, इस जगह से हाइड्रोजन हट गया है और वहां पर अपना इलेक्ट्रोफाइल आ चुका है, बाकी सब हाइड्रोजन एज इट इज। तो ये जो कंपाउंड बनेगा इस हाइड्रोजन को हटा करके, उसे भी मैं ऑर्थो प्रोडक्ट के अंदर ही कंसिडर करूंगा, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर अटैचमेंट हुआ है नए इलेक्ट्रोफाइल का। सही बात है। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको क्लियर रहा होगा। अगर आप बहुत ध्यान से समझे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको समझ आएगा कि ये दोनों प्रोडक्ट सेम ही है, ये दोनों प्रोडक्ट सेम ही है, सिर्फ हमको अलग अलग तरह से दिख रहे हैं। क्योंकि अगर देखो आप इसको पोजीशन नंबर 1 मानते हो तो इसको पोजीशन नंबर लोएस्ट नंबर देने के लिए इसको पोजीशन नंबर 2 मानना पड़ेगा। सिमिलरली यहां पर अगर आप इस सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन नंबर 1 मानते हो तो लोएस्ट नंबरिंग देने के लिए आपको इस पोजीशन नंबर को 2 ही मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 पर इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है और इस कंपाउंड में भी 2 पर वही इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है। तो देखने जाए तो ये एक्चुअली दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, दोनों कंपाउंड सेम ही है। तो इट डजंट मैटर कि वो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आए कि ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आए, हमें तो सिर्फ एक ही कंपाउंड मिलेगा, ऐसा हम कहते हैं। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस अज्यूम कि जो इलेक्ट्रोफाइल है, सपोज अगर मेटा के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आता तो कंपाउंड कैसा बनता? ठीक है, तो आपका सब्स्टिट्यूएंट तो इस जगह पर रहता ही रहता, ठीक है। उसने ऑर्थो का हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं किया, ऑर्थो का हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं किया, मेटा का हाइड्रोजन रिप्लेस किया, तो मेटा के जगह पर एक नया इलेक्ट्रोफाइल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, कुछ यूं इस तरह से, है ना। बाकी के हाइड्रोजन जो है वो एज इट इज रहेंगे, ठीक है। सिमिलरली बेटा वो ये वाला मेटा भी तो रिप्लेस करके आ सकता था, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर वो वाला मेटा रिप्लेस करके आता तो भी हमको सेम ही कंपाउंड मिलता, ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट तो इसी जगह पर प्रेजेंट है, उसके हिसाब से ये वाले मेटा पे आ चुका है, ठीक है। तो अगर आप बहुत ध्यान से समझे तो अगर मैं इसको 1 नंबरिंग देता हूं सब्स्टिट्यूएंट को, तो लोएस्ट नंबर देने के लिए मुझे इसको 3 देना पड़ेगा, 1, 2 एंड 3। इधर भी अगर 1 नंबर देता हूं तो ये कौन सी पोजीशन पर आएगा? 3 पोजीशन पर ही आएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमारे पास मेटा प्रोडक्ट बन रहे हैं जब हम मेटा का हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं। सिमिलरली अगर मैंने पैरा का हाइड्रोजन रिप्लेस किया होता तो क्या होता? तो मुझे एक ही कंपाउंड मिलता, जहां पर सब्स्टिट्यूएंट तो ये पोजीशन पर प्रेजेंट है ही है, बट पैरा के जगह पर मेरा नया इलेक्ट्रोफाइल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो इस तरह से मुझे ये प्रोडक्ट मिलता। तो जब अगर मेरा इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके प्रोडक्ट बनाता है तो उसे मैं ऑर्थो प्रोडक्ट कहता हूं। जब मेरा इलेक्ट्रोफाइल मेटा के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अपना प्रोडक्ट बनाता है तो इन्हें हम मेटा प्रोडक्ट्स कहते हैं, ठीक है। और सिमिलरली जब मेरा इलेक्ट्रोफाइल पैरा के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके प्रोडक्ट बनाता है तो इसे हम कहेंगे पैरा प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? पैरा प्रोडक्ट,
ठीक है, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं किसी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऊपर, तो अपना नया आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजीशन को अचीव कर सकता है, या तो मेटा पोजीशन को अचीव कर सकता है, या तो पैरा पोजीशन को अचीव कर सकता है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या सर ये रिएक्शन करने पे हमको 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो प्रोडक्ट्स, मेटा प्रोडक्ट्स एंड पैरा प्रोडक्ट्स। क्या ऐसे 3 कंपाउंड्स हमको एक ही रिएक्शन में मिलेंगे? जी नहीं। अब आता है रूल ऑफ सिलेक्टिविटी। क्या आता है बेटा? सिलेक्टिविटी। हाँ, अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अगर आपने ये कोई पर्टिकुलर कंपाउंड लिया है और जब आपने उस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया है, तो ऐसा हो सकता है कि सिर्फ ऑर्थो प्रोडक्ट्स बने, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ मेटा प्रोडक्ट्स बने, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ पैरा प्रोडक्ट्स बने। तो सर वो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से केमिकल में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? जी हाँ, वो समझने के लिए आपको इसके पीछे का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। अब देखिए, जब इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करता है तो उसका कुछ रीजन है कि क्यों अटैक करता है। सीधी बात है भैया, अगर ये सब हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव है, तो उसके सामने रखा हुआ कार्बन डेल्टा नेगेटिव, कार्बन डेल्टा नेगेटिव, ये कार्बन भी डेल्टा नेगेटिव, ये कार्बन भी डेल्टा नेगेटिव, ये कार्बन भी डेल्टा नेगेटिव, सारे के सारे डेल्टा नेगेटिव है। अगर हाइड्रोजन पॉजिटिव निकल जाता है, तो इस कार्बन पर चार्ज क्या बचता है? नेगेटिव, और अपना इलेक्ट्रोफाइल क्या है? पॉजिटिव, इसलिए वो उस पर अटैक करता है। सिमिलरली यहां पर भी अगर ये हाइड्रोजन निकलता है, पॉजिटिव हाइड्रोजन निकलता है, तो कार्बन पर चार्ज क्या बचता है? नेगेटिव, तो अपना इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक करता है, क्योंकि अपना इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव है। दैट इज वाई आपको मेटा प्रोडक्ट्स मिलता है। सिमिलरली अगर ये हाइड्रोजन निकल जाता है, तो ये वाले कार्बन पर क्या चार्ज बचता है? नेगेटिव, और अपना इलेक्ट्रोफाइल क्या है? पॉजिटिव, तो वो यहाँ पर अटैक करता है और पैरा प्रोडक्ट बनता है। सही, तो इस तरह से चार्ज की जो डेंसिटी है उसे हम पहचानेंगे और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को बनाएंगे। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्टिविटी में। किसमें? सिलेक्टिविटी में। ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये डिसाइड करता है कि चार्ज डेंसिटी कहां ज्यादा होगी, कहां कम होगी। तो सब्स्टिट्यूएंट सिलेक्टिविटी में काम करता है। सब्स्टिट्यूएंट जो है ये डायरेक्शन देता है। क्या करता है? डायरेक्शन देता है। इट इज अ डायरेक्शन गिवन, या फिर डायरेक्शन मिलेगी। किसको डायरेक्शन मिलेगी भाई? आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्शन मिलेगी। ये सब्स्टिट्यूएंट इस आने वाले इलेक्ट्रोफाइल से कहेगा कि यहां में 5 जगह में से कौन सा जगह पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, यानी नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। अगर नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पर ज्यादा है और बाकी की पोजीशंस पर कम है, तो इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पर अटैक करेगा, क्योंकि भाई जहां जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वहीं पर तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कि नहीं। अगर ये ग्रुप डायरेक्ट करता है कि पैरा पोजीशन के कार्बन के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, या फिर मैं कहूं बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके पास अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे और बाकी पोजीशन के पास कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो बताइए मुझे आने वाला इलेक्ट्रोफाइल किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होगा? जहां ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, यानी इसकी तरफ अट्रैक्टेड होगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करेगा। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल में अटैक करने की पोजीशंस कितनी है? 3। या तो ऑर्थो प्रोडक्ट बन सकता है, या तो मेटा प्रोडक्ट बन सकता है, या तो पैरा प्रोडक्ट बन सकता है। लेकिन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये डिसाइड करने वाला ग्रुप जो होता है उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सिलेक्टिविटी में मदद करता है। ये हमको बताएगा कि ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, पैरा प्रोडक्ट बनेगा कि मेटा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये ग्रुप जो होता है ये डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है। किसको डायरेक्शन देता है? अपने इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्शन देता है। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्शन देता है? ये डायरेक्शन देने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है। ठीक है, और हमने तो पहले से ही सीख चुके हैं 14 चैप्टर में कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही सारा खेल खेलती है। सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हमको पता चल जाए कि यहाँ पर कहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और कहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, उस हिसाब से ये रिएक्शन को हम कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इसको रेजोनेंस इफेक्ट से पहचानेंगे। कौन से इफेक्ट से पहचानेंगे? रेजोनेंस इफेक्ट से पहचानेंगे। देखिए, ये जो ग्रुप है रिस्पॉन्सिबल होगा कि बेंजीन के अंदर रेजोनेंस करवाने के। ठीक है, या तो ये ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैटेगरी का होगा, या तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैटेगरी का होगा। ये तो आपको ही पता है और मुझे भी पता है कि जो ग्रुप अटैच होता है बेंजीन रिंग में 2 तरह का होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट बताता है। अब उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, ये हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ये पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट बताता है। अब आपको पता होगा कि पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं वापस सिखाने नहीं बैठ सकता आपको 14 चैप्टर में से जाकर इसको रिवाइज करना होगा। ठीक है, तो ये ग्रुप की वजह से हम पहचानेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है।
जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, जहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वहां अपना इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि ऑटो प्रोडक्ट बनेगा, मेटा प्रोडक्ट बनेगा कि पैरा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन रिंग क्या होता है। चलिए साथ रहिए मेरे, फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है पहले मैं वो आपको बताता हूँ। हमने ऑलरेडी पढ़ा है बट एक रिवीजन दे देना जरूरी है। देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने का काम करता है, जैसे हमको नाम से पता चलता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ये कौन होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इलेक्ट्रॉन रिच होने के मतलब है इसके पास बहुत सारा लोन पेयर होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? डोनेट करता है। किसे डोनेट करता है? जिस किसी पे भी ये लगा हुआ होगा। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन को लगा हुआ है तो ये बेंजीन को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं? जैसे सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में जो जानता हूँ वो है लेट्स से OH। मैं इसे कोई ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि OH ग्रुप जो होता है यानी फिनोलिक ग्रुप जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। ठीक है, जैसे अमाइन NH2 ग्रुप ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। जैसे लेट अस से OCH3, ठीक है, ईथर ग्रुप ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। सारे के सारे अल्काइल ग्रुप जो होते हैं ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करते हैं। जैसे हेलोजेंस भी होता है, वो किसी किसी केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करता है। वो ज्यादा डिटेल हम 12th में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना काम काफी है कि OH NH2 ये सारे ग्रुप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करता है। अक्सर सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ना उनके पास में ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो अभी एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि लेट अस से हमारे पास में बेंजीन रिंग है। ठीक है, और बेंजीन पर हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैटेगरी का है। ठीक है, लेट अस से इसमें से कोई एक सब्स्टिट्यूट उठा लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में मदद करते हैं। जैसे लेट अस से OH ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये बेंजीन रिंग को मैं थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, और ये OH मैंने ऐसे बता दिया कि यहाँ पर हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट है जिसके पास ऐसे 2 लोन पेयर पहले से होते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम कर रहा है, ये आपको समझ में आएगा। तो लेट अस से कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना वो क्या करता है? तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा किसको? बेंजीन रिंग को। हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग पर लगता है तब ये पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट बताता है। और आप जानते हैं कि पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? ध्यान से देखिए, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन को डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। देखिए जब मैंने आपको पॉजिटिव रेजोनेंस सिखाया था तब मैंने आपको याद रखवाया था कि पॉजिटिव का मतलब होता है इंक्रीमेंट। ठीक है, किसका इंक्रीमेंट? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीमेंट। तो ये जो ग्रुप है वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और डोनेट करने के बाद इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी ना, इसलिए मैं उधर पॉजिटिव चार्ज लिख रहा हूँ। पॉजिटिव चार्ज नहीं है ये, पॉजिटिव का मतलब होता है इंक्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। देखो कैसे, लोन पेयर यहाँ पर आकर के बनेगा बॉन्ड पेयर। उसी समय हमें पता है कि ये जो बॉन्ड पेयर है वो शिफ्ट होकर बन जाएगा यहाँ पर लोन पेयर। ठीक है, तो जैसे ही डोनेटिंग इफेक्ट काम करेगा हमारे पास में एक अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पर कुछ इस तरह से। ध्यान से देखते रहिएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा O बॉन्डेड टू H। 2 लोन पेयर था, अब एक ही लोन पेयर बचा क्योंकि एक लोन पेयर तो बॉन्ड पेयर बन चुका है और यहाँ का जो बॉन्ड पेयर था वो यहाँ पर आकर के लोन पेयर बन चुका है। किसने इलेक्ट्रॉन खोया? ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खोया। तो जो इलेक्ट्रॉन खोता है वो पॉजिटिव होता है। किसने इलेक्ट्रॉन पाया? इस दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ गए तो इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन पाया तो उस पर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर रहा होगा। बाकी के जो बॉन्ड है वो एज इट इज रहे होंगे। इसका मतलब यहाँ का और यहाँ का बॉन्ड जो है वो एज इट इज है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एज इट इज है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? फिर से यहाँ पर जो लोन पेयर है वो यहाँ आकर बॉन्ड पेयर बनेगा, उसी समय ये जो बॉन्ड पेयर है वो यहाँ आकर लोन पेयर बनेगा। सही है, तो इसके बाद में हमारे पास अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा कुछ यूं इस तरह से, जो हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा एज इट इज, ये O है, ये H है। एक लोन पेयर एज इट इज रहेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रहेगा। ये लोन पेयर अगर यहाँ बॉन्ड पेयर बनेगा तो ऐसा कुछ दिखेगा, और ये बॉन्ड पेयर अगर यहाँ लोन पेयर बनेगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। इधर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, ये बॉन्ड तो एज इट इज है। सिमिलरली फिर से रेजोनेंस होगा यहाँ पर, लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर। तो यहाँ पर अगला स्ट्रक्चर हमारे पास में कैसा आएगा? समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट इज है, पॉजिटिव चार्ज इधर एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज है। लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, तो यहाँ आ जाएगा, और ये बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये हो जाएगा चार्ज नेगेटिव। ठीक है, अगेन रेजोनेंस होगा, लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, और ये बॉन्ड पेयर ऊपर चले जाएगा, फिर से बन जाएगा लोन पेयर। तो इस तरह से हमारे पास में 5th स्ट्रक्चर आएगा, जो यहाँ पर लिखने की जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ, देखिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, और यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा फिर से OH, और इधर यहाँ पर लोन पेयर वापस आ जाएंगे, सारे चार्जेस भी बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में फिर से ये कंपाउंड आया।
तो यहां से लेकर के अगर आप यहां तक देखते हैं तो ये डोनेटिंग ग्रुप ने अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को डोनेट किए हैं, उसके ऊपर रेजोनेंस का इफेक्ट बढ़ाया है और फिर से अपने पास खींच लिया है। तो इस ग्रुप ने काम क्या किया, ये ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसने बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई। अब देखो इसके एक नहीं बल्कि कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 5 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। क्या एक साथ हमें 5 स्ट्रक्चर में पढ़ना पॉसिबल होता है क्या? नहीं। तो हम क्या करते हैं, सभी स्ट्रक्चर को एक ही स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। देखिए बच्चों कि इसका अगर हमने रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना सीखा तो हमें पता है कि हम ऐसा बनाएंगे, ठीक है, कि ये OH है, ठीक है, और हम ऐसा बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से ऐसे 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 घूम रहा है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बीच में ऐसा एक सर्कल भी बता सकते हैं। चलिए अब चार्ज की बात कर लेते हैं। अगर आप पूरा टाइम देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, और उसी समय अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दैट इज ऑर्थो पोजिशन। इसके एडजेसेंट में तो ऑर्थो पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ रहा है, विच इज पैरा पोजिशन। इसके हिसाब से पैरा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो इसके हिसाब से फिर से एडजेसेंट यानी ऑर्थो पोजिशन पर फिर से नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ऑर्थो पोजिशन में डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, पैरा पोजिशन में डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और ये वाली पोजिशन जो है ऑर्थो वाली, ये वाली, उस पर भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में इस OH ग्रुप के वजह से इस पोजिशंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ रही है। पॉजिटिव का मतलब इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इन पोजीशंस पर बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। अगर इन पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया कि ये जो ग्रुप है यहाँ पर ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये जो OH ग्रुप है वो किस कैटेगरी का है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैटेगरी का। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है, करेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। कहाँ इंक्रीज करता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर इंक्रीज करता है, यह हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ऑर्थो पोजिशन एंड पैरा पोजिशन पर इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको क्लियर रहा होगा, ठीक है। चलिए, अगर मुझे ऐसे किसी ग्रुप के ऊपर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है, अगर मुझे ऐसे किसी ग्रुप के ऊपर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है, कौन सा सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए कैसा होगा कि मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई हमारे पास में ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, लेट अस से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। जैसे इस एग्जांपल में फिनॉल है, यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये अपना सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि भाई इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक करे और मेरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन ऑर्थो को जा सकती है, या फिर ये इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे आ सकता है, या तो फिर ये इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे आ सकता है। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल इन सभी में से कौन सी पोजीशन पर आएगा, इन सभी में से कौन सी पोजीशन पर आएगा, ठीक है, ये डिसाइड करने का फंडा किसके पास होता है, इस ग्रुप के पास होता है। अब देखिए ये ग्रुप से हमने क्या सीखा कि ये ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। कहाँ इंक्रीज करता है, ऑर्थो और पैरा पे। इसका मतलब ऑर्थो पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, पैरा पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, और ऑर्थो पर भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है या तो वो इस पोजीशन पर अटैक करे या तो इस पोजीशन पर अटैक करे, एक ही बात है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव पर ही अटैक करेगा ना। तो लेट अस से कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑर्थो पोजीशन, तो आपको एक कंपाउंड ऐसा मिलेगा कि भाई हाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एज इट इज है, बट ऑर्थो के ऊपर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है, ठीक है। और एक प्रोडक्ट आपको ऐसा मिलेगा कि ये जो है वो पैरा की तरफ जाके अटैक करेगा, क्योंकि पैरा पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये आ जाएगा पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको इस तरह से दो कंपाउंड मिलेंगे, एक मिलेगा आपको ऑर्थो प्रोडक्ट और एक मिलेगा आपको पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो ये ग्रुप है ना इस इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्शन देता है। ये ग्रुप इधर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, और आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्शन देता है कि भाई तुम ऑर्थो पे आ सकते हो और तुम पैरा पे आ सकते हो, बट तुम मेटा पे आ सकते नहीं हो। क्यों नहीं आ सकते हो, क्योंकि मेटा के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है। अरे भाई मेटा के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल क्यों अटैक करेगा, वहां पर पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो तो नेगेटिव पर ही अटैक करेगा ना भाई। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है ऑर्थो पैरा पे, therefore it acts as ortho para director, it acts as ortho para director, ठीक है, कि ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। और तो मैं कहूं कि इलेक्ट्रोफाइल
को डायरेक्ट करता है। साथ साथ में मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है हमेशा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मोस्टली होता है बेंजीन रिंग एक्टिवेटिंग, बेंजीन रिंग एक्टिवेटिंग, ठीक है, एक्टिवेटिंग। अब ये क्या मतलब होता है सर बेंजीन रिंग एक्टिवेटिंग का? बेंजीन रिंग एक्टिवेटिंग का मतलब क्या होता है कि अगर नॉर्मल बेंजीन लेता, मैं मोनोसब्स्टिट्यूटेड रिंग नॉर्मल बेंजीन लेता, तो जितना जल्दी रिएक्शन होता था, कौन सा रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, हंसा वाले रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, उसका जो होने का टाइम लगता था वो, और अगर मैं मोनोसब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन लेता हूँ, मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लेता हूँ, उन पर जो रिएक्शन करता हूँ उनको जो टाइम लगेगा वो दोनों के अंदर बहुत फर्क होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से रिएक्शन फास्ट होता है, मतलब वो ये बेंजीन रिंग को है ना चालू कर देता है रिएक्शन करने के लिए, एक्टिवेट कर देता है। तो याद रखना मोस्टली सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं बेंजीन रिंग को रिएक्शन की तरफ लेके जाते हैं, रिएक्शन फटाफट निपटाने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब बेंजीन रिंग को चालू एक्टिव कर देते हैं वो लोग। तो याद रखना ऑल नहीं बट मोस्टली सभी के सभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो बेंजीन रिंग एक्टिवेटिंग होते हैं। तो ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा, साथ ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। कहां बढ़ाएगा? ऑर्थो और पैरा पर बढ़ाएगा। तो भाई अगर ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेगा ना, मतलब ये ग्रुप डायरेक्शन दे रहा है किसको, मुझे या आपको? अरे आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्शन दे रहा है, इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्शन देगा तो कहां इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्शन देगा? ऑर्थो पर अटैक करने का या तो पैरा। तो इस ऑर्थो पर करे या इस ऑर्थो पर डजंट मैटर, ऑर्थो प्रोडक्ट एक ही बनेगा, और पैरा पे अटैक करेगा तो पैरा प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह से हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में जाएगा तो दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है, एक पैरा प्रोडक्ट मिलता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये फंडा समझ में आया होगा। बट सर मेरे को एक मन में डाउट है, अगर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला ग्रुप होगा तो? हाँ तो चलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले ग्रुप के लिए करके देखते हैं। तो आइए देखते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन बेंजीन। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या होते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पुल करते हैं, क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को याद रखना कि ये मल्टीपल बॉन्डेड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ये मल्टीपल बॉन्डेड होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि मल्टीपल बॉन्डेड जो ग्रुप्स होते हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, यानी डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, मैंने ऐसा सिखाया था आपको कि ऐसा करेंगे, एम यानी मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स होते हैं, ई मतलब इलेक्ट्रॉन और डब्ल्यू मतलब विड्रॉइंग। तो हम ऐसे ऐसे और ऐसे याद रखते हैं इसको कि एम मतलब मल्टीपल बॉन्डेड, ई मतलब इलेक्ट्रॉन और डब्ल्यू मतलब विड्रॉइंग। तो मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ऐसा हमने याद रखा था। ठीक है, तो अभी भी मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम करते हैं, ऐसे याद रखना चाहिए। कौन से ग्रुप जो है मल्टीपल बॉन्डेड होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि कीटोन ग्रुप हो गया, या फिर अल्डिहाइड ग्रुप हो गया, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप हो गया, बहुत सारे लिख सकते हैं, एस्टर का ग्रुप हो गया, अमाइड का ग्रुप हो गया। ये सारे के सारे ग्रुप जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, या फिर मैं सिंपल सी भाषा में कहूँ नाइट्रो ग्रुप भी होता है डबल बॉन्ड, वो भी विड्रॉ करता है, साइनाइड भी विड्रॉ करता है। बहुत सारे विड्रॉइंग ग्रुप है जिसके पास भी मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, हमेशा कोई इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की वजह से क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे ग्रुप जो है वो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट बताएंगे। ठीक है, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव चार्ज नहीं, नेगेटिव का मतलब होता है डिक्रीमेंट इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देंगे ये सारे ग्रुप्स। कैसे करते हैं, एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं यहाँ पर लेता हूं बेंजीन रिंग, लेट अस से ये हमारे पास में बेंजीन रिंग है। ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है और उसके ऊपर में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उठा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने अल्डिहाइड ग्रुप ले लिया, ठीक है, इस तरह से। तो ये ऑक्सीजन के पास पहले से दो लोड पेयर होते हैं इस तरह से। ठीक है, ये अल्डिहाइड ग्रुप है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्ड्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ग्रुप है, सिंस ये मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो कैसे करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ खींचेगा। यानी ये जो लोन पेयर है वो यहाँ आके पहले बॉन्ड पेयर बनेगा, उसी समय ये जो बॉन्ड पेयर है वो ऊपर जाके लोन पेयर बनेगा। इस तरह से ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, अनलाइक द अदर वन। इसके पहले जो हमने किया था वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा था, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर आपको ऐसा मिलेगा कि यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ कार्बन है, ठीक है, ऊपर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ एच तो एज इट इज है, दो लोन पेयर पहले से थे। ठीक है, ये बॉन्ड पेयर भी अगर लोन पेयर बन जाएगा तो यूं इस तरह से आ जाएगा, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गायब हो जाएंगे, तो यहाँ पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और इधर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। मीनवाइल बाकी के जो बॉन्ड्स है वो तो एज इट इज ही रहेंगे। अब ऐसे केस में क्या होता है कि ये जो बॉन्ड पेयर है वो शिफ्ट हो जाएगा तो बिकम अ बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर हो गया। तो आपको अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलेगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड एज इट इज है, कार्बन हाइड्रोजन एज इट इज है, ऊपर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में विथ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज है नेगेटिव चार्ज के साथ। ठीक है,
यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ खिसक जाएगा। ये तो पहले से यही था, अभी भी यही है। फिर से यहाँ पर वही होगा, बॉन्ड पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, ठीक है, ऐसा रेजोनेंस चलेगा यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ ये सब आता होगा ऑलरेडी, मुझे ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये सब सिखा चुका हूँ पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से वर्कआउट करेगा, ठीक है। ये आ गया इधर, ये आ गया इधर और इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब क्या होगा, बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर और ये जो लोन पेयर है फिर से खिसक करके बन जाएगा बॉन्ड पेयर। अब यहाँ जगह नहीं है तो इसका अगला स्ट्रक्चर मैं है ना यहाँ पर बना रहा हूँ नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, देखिए कि ऊपर डबल बॉन्ड फिर से आ जाएगा, 2 लोन पेयर हो जाएंगे। X तो यहाँ था ही था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये यहाँ है और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास में ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं। तो इस दौरान आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 स्ट्रक्चर है, एक साथ 5 स्ट्रक्चर पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका अगर मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो देखिए आप देख सकते हैं कि ऊपर C डबल बॉन्ड OH ग्रुप का ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसा सिंपली बता सकते हैं, ठीक है, डॉट 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 करके। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ऑल टाइम ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रह रहा है, तो मैं कहूंगा कि ऑक्सीजन जो है वो डेल्टा नेगेटिव है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना ये ऑर्थो पर आ रहा है, तो मैं करूंगा डेल्टा पॉजिटिव है। फिर एक बार यहाँ देखेंगे तो पैरा पोजीशन पर आ रहा है इसके हिसाब से, तो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव और इधर भी ऑर्थो पोजीशन पर आ रहा है तो डेल्टा पॉजिटिव है। तो आप देखेंगे डेल्टा पॉजिटिव का मतलब होता है वहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, क्योंकि सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिए, सारे के सारे ऊपर वाले ग्रुप ने खींच लिया। अगर ऊपर वाले ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाएगी। तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो नेगेटिव चार्ज की कमी हो जाएगी, मतलब ही बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा। और वो कौन सी पोजीशन पर दिखाई दे रहा है बेटा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पर दिखाई दे रहा है। तो इस सब से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई अगर हमारे पास में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर हमारे पास में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है भाई, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है। डिक्रीमेंट, नेगेटिव का मतलब होता है डिक्रीमेंट, डिक्रीज करता है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है, कहां से डिक्रीज करता है भाई, ऑर्थो और पैरा और ऑर्थो पोजीशन। तो कहां से डिक्रीज करता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से डिक्रीज करता है, ठीक है। तो अगर ये ऑर्थो पैरा पोजीशन से डिक्रीज करता है, ठीक है, तो इस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन खींचकर ऑर्थो पैरा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाता है, ठीक है। तो सर इसके वजह से क्या होगा, तो इसकी वजह से अगर देखो हम ऐसा कोई ग्रुप कंसीडर करेंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और उसके ऊपर अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना चाहेंगे, कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हम करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए। तो कंसीडर कर लेते हैं कि भाई मान लो हमारे पास में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये रहा बेंजीन रिंग, इस पर लगा हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो सकता है, इसी तरह से वर्कआउट करता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और मैंने इसकी तरफ फेंक दिया एक इलेक्ट्रोफाइल जो इसके ऊपर अटैक करने वाला है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पर डेल्टा पॉजिटिव, पैरा पर डेल्टा पॉजिटिव और ऑर्थो पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लेके आएगा। तो भाई अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करके नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट बता के अगर ये ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर पॉजिटिव चार्ज ला रहा है, तो आप ही मुझे बताइए क्या ये इलेक्ट्रोफाइल कभी भी इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा, नहीं। इस पैरा पर अटैक करेगा, नहीं। क्या इस ऑर्थो पर अटैक करेगा, नहीं। क्योंकि भाई पॉजिटिव अटैक नहीं करता है, रिपल्शन हो जाएगा ना वहां पर, ये पॉजिटिव चार्ज विल नेवर अप्रोच दीज पोजीशंस। तो क्या यहाँ पर ऑर्थो पर कोई रिएक्शन मिलेगा, नहीं। पैरा पर कोई रिएक्शन मिलेगा, नहीं। तो अब सवाल है कि रिएक्शन होगा कहाँ, यहाँ पर तो कहीं पर नेगेटिव चार्ज भी नहीं है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें बच्चों, तो बेंजीन रिंग के ऊपर ये जो पोजीशन है यहाँ पर, ठीक है, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से ऑल्टरनेट पोजीशन पर है, जिसे हम प्यार से मेटा पोजीशन कहते हैं। क्या इस मेटा पोजीशन पर कोई चार्ज है, तो आपको पता चलेगा मेटा पोजीशन पर तो कोई चार्ज नहीं है। तो ध्यान से सुनिए, अगर मेटा पोजीशन पर कोई चार्ज नहीं है और ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो मुझे बताइए कहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज का सिंपल सिंपल मतलब होता है भाई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है। नेगेटिव चार्ज का सीधा सीधा मतलब होता है कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन है। पर अगर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को और कोई चार्ज नहीं है उसको कंपेयर करता हूं, तो इन दोनों में से किसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिटिव के पास बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब कंपैरेटिवली इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। नहीं समझे, अगर इस पे कोई चार्ज नहीं है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो कहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है वहां इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है।
तो कंपैरेटिवली मेटा पोजीशन के पास इलेक्ट्रॉन्स है, पर इतने ज्यादा नहीं है कि नेगेटिव चार्ज दिखाई दे, पर इलेक्ट्रॉन्स है तो सही। इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और बाकी 3 पोजीशंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पर। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ऑन मेटा पोजीशन। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ऑन मेटा पोजीशन। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल क्या ढूंढता है? उसे तो सिर्फ वही जाना है जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा है। तो यहाँ पर ये जो है वो मेटा पोजीशन पर अटैक करता है। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो आपका अटैच होगा ही होगा, पर आपका जो रिएक्शन है वो मेटा पोजीशन पर होगा। नया इलेक्ट्रोफाइल आपका मेटा पोजीशन पर लगेगा। अब इस मेटा पे लगे, इस मेटा पे लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही कंपाउंड बनेगा जिसे हम कहते हैं मेटा प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? मेटा प्रोडक्ट। तो याद रखना भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। कहां से कम हो गई? ऑर्थो पैरा से कम हो गई, मतलब ही मेटा के ऊपर ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी ना भाई। तो दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ऑन मेटा पोजीशन। तो मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है ये डायरेक्शन बताता है कि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन की तरफ डायरेक्शन देता है। इसका मतलब मैं कहूंगा ये है मेटा डायरेक्टर। ये क्या है? मेटा डायरेक्टर। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है ये जो है वो बेंजीन रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, अभी आपने इसके पहले मैं एक वो शब्द सुना था एक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर वो समझाए तो आपको ये भी समझेगा ही कि भाई एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है? जो बेंजीन को रिएक्शन की तरफ लेके जाए, ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव बना दे। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है? जो बेंजीन रिंग को रिएक्शन करने से रोके, यानी स्लोली रिएक्शन होगा। तो ये सभी के सभी ऑलमोस्ट सभी के सभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो बेंजीन रिंग को है ना स्लो कर देते हैं रिएक्टिविटी की तरफ, उनकी रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं। इसका मतलब याद रखना कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन होगा ही नहीं, होगा, अब धीरे धीरे होगा। और याद रखना ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन फाइल को कहां पर डायरेक्ट करता है? मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट करता है। तो ये मेटा डायरेक्टर होता है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से अगर हमको इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करना है, ठीक है, तो आने वाला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है, ये आपको समझ में बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर ये आपका फंडा क्लियर है तो ही आपको समझेगा कि रिएक्शन ऑर्थो पर होगा, पैरा पर होगा या मेटा पर होगा। तो चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूं जिससे आपको पूरा फंडा जो है वो क्लियर हो जाए। मान लेते हैं हमारे पास में एक पहला रिएक्शन में लिखा हूं, यहाँ पर हमारे पास में कोई बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, ये नॉर्मल बेंजीन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है इसके ऊपर। कार्बन के पास जो भी लगा हुआ है सिर्फ हाइड्रोजन है और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर नहीं है। और ऐसे केस में अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लेट अस से कि मैं यहाँ पर नाइट्रेशन रिएक्शन करना चाहता हूँ। तो नाइट्रेशन करने के लिए भाई मुझे क्या करना होगा बताइए? मुझे यहाँ पर नाइट्रिक एसिड ऐड करना होगा HNO3, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड वाला, और मुझे यहाँ पर यूज करना होगा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सही है ना? ये तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज करेंगे। तो इस दोनों के मिक्सचर को हम कहेंगे नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और ये जो टेम्परेचर रेंज होती है वो भी मैंने आपको बताई है, ये 313 से लेके आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, 313 से लेके 333 केल्विन तक जो है इसका टेम्परेचर रेंज होता है, ठीक है। तो अगर मैंने ये नाइट्रेशन रिएक्शन यहाँ पर कर दिया तो आपको पता है कि यहाँ पर कोई भी एक हाइड्रोजन को हटा के मैं नाइट्रो ग्रुप लगा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि मान लेते बेंजीन के ऊपर ये रहा, यहाँ पर से H हट गया, यहाँ पर लग गया नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। तो सर वो जो H हटा है, यहाँ पर से जो H हटा है उस H का क्या, तो वो H जो है वो वाटर बन के निकल जाता है। आपको कैसे पता है? वो मैंने आपको पहले ही सिखा चुका हूँ रिएक्शन के अंदर कि कैसे यहाँ पर वाटर बनता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड में से OH और यहाँ का H निकल के वाटर बन जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हेल्प करता है। इस रिएक्शन के दौरान अपना जो इलेक्ट्रोफाइलिक स्पीसीज है वो आपको मेंशन करना चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज जो है वो कैसे जनरेट हुई थी आपको याद होगा तो HONO2 यानी HNO3, ठीक है। इसके अंदर जब आप 2 बार सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं H2SO4, ठीक है, तो आपको याद होगा तो यहाँ से प्रोड्यूस होता है HSO4 माइनस, ठीक है, 2 बार, एक बार प्रोड्यूस होता है H3O प्लस और प्रोड्यूस होता है NO2 प्लस। तो जिसमें से मैंने कहा था NO2 प्लस अपना नाइट्रोनियम आयन है, नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। और ये नाइट्रोनियम आयन अपना इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है इस रिएक्शन के अंदर? नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन जाता है बेंजीन रिंग पर अटैक करता है और अपने आप को नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करता है। तो ये जो कंपाउंड बना वो बनेगा नाइट्रोबेंजीन। ये रिएक्शन हम पहले कर चुके हैं,
ठीक है, चलिए अब सेम रिएक्शन करना है मुझे, नाइट्रेशन रिएक्शन ही करना है, यूजिंग नाइट्रेटिंग मिक्सचर ही करना है, हम नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल ही यूज करने वाले हैं। बट इस बार रिएक्शन सिर्फ बेंजीन पर नहीं होगा, अब हम रिएक्शन करेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऊपर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, नॉर्मल बेंजीन पर नहीं, अब मैं बेंजीन के ऊपर कोई एक ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करूंगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना बेटा कि मैं ये जो ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ वो कौन सा है। अब मैंने यहाँ पर एक ग्रुप सब्स्टिट्यूट किया OCH3 का, मतलब अब ये मॉलिक्यूल जो बेंजीन नहीं है, बेंजीन भी तो OCH3, इसी को हम प्यार से एनिसोल कहते हैं, तो मैंने एनिसोल का कंपाउंड ले रखा है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं सेम रिएक्शन करने वाला हूं, मैं यहाँ पर नाइट्रिक एसिड डालूंगा HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड वाला, मैं यहाँ पर यूज करूंगा H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड वाला, हल्का सा मैं हीट कर दूंगा यहाँ पर। ऑफ कोर्स टेम्परेचर रेंज बदल जाएगी, अब वो क्या बदलेगी, ज्यादा होगी कम होगी ये सब हम 12th में सीखेंगे, अभी के लिए याद रखो आपने क्या यूज करना है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ये मैंने यूज कर लिया यहाँ पर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज कर लिया। ठीक है, तो इसके बाद में भाई हमको यहाँ पर एक ऐसा कंपाउंड मिलेगा जहां पर नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो आपको क्या लगता है, ये OCH3 ग्रुप हटकर थोड़ी नाइट्रो ग्रुप आएगा। अब नाइट्रो ग्रुप जो आएगा वो या तो यहाँ के हाइड्रोजन को हटा के आएगा, या तो यहाँ के हाइड्रोजन को हटा के आएगा, या तो यहाँ के हाइड्रोजन को हटा के आएगा, या तो यहाँ के हाइड्रोजन, या तो मतलब कहने की बात क्या है कि आने वाला जो नाइट्रो ग्रुप होगा वो या तो यहाँ पर आएगा या तो यहाँ पर आएगा, यानी ऑर्थो पोजिशन पर आ सकता है, या तो मेटा पोजिशन पर आ सकता है, या तो पैरा पोजिशन पर आ सकता है। ठीक है, अब कौन सी पोजीशन पर आएगा वो हमें देखना है। ऑफकोर्स ये ग्रुप हटके नाइट्रो नहीं आता है, याद रखना, हम हाइड्रोजन हटा के नाइट्रो ग्रुप लाने की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि मैं इलेक्ट्रोफाइल हमारा कौन है, यही है, क्योंकि जब भी आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करोगे तो यही फंडा होने वाला है, नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल ही आने वाला है। तो अब नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल इसमें से कौन सी पोजीशन पर अटैक करना पसंद करेगा। ठीक है, तो ये पहचानने के लिए मैंने अभी आपको सिखाया कि आपको पता होना चाहिए कि आपका सब्स्टिट्यूएंट क्या करता है, क्योंकि आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है अपना NO2+ है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पर जाएगा, इसको डायरेक्शन देने वाला ग्रुप होता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इसको कहां पर डायरेक्शन दे रहा है देखते हैं। तो सबसे पहले पहचानिए कि OCH3 ग्रुप है, इसके पास में ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर होते हैं। क्या इसके पास में कोई मल्टीपल बॉन्ड है, नहीं। अगर मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं है तो ये कौन सा ग्रुप हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ। तो याद रखना ये OCH3 ग्रुप जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और हमें पता है अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है वो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट बताता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये करता है इंक्रीज। कहाँ इंक्रीज करता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इंक्रीज करता है। तो अगर ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा तो ऑर्थो पोजीशन डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा, पैरा भी डेल्टा नेगेटिव और ये भी डेल्टा नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसा है, पॉजिटिव, तो ये या तो ऑर्थो पर अटैक कर सकता है या तो पैरा पर अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर आपको एक नहीं 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। एक प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा जहां पर OCH एज इट इज अटैच होगा, लेकिन उसके हिसाब से या तो ऑर्थो ये वाली पोजीशन या तो ऑर्थो ये वाली पोजीशन, 2 में से एक पोजीशन पर H हट जाएगा, उसके जगह नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। तो सर जो H हट गया उसका क्या, तो वो H हट गया वो वाटर बनने में काम करेगा ना, H2O बनेगा कि नहीं, इस तरह से। तो सिमिलरली एक प्रोडक्ट ये मिला। दूसरा ऐसा भी तो हो सकता था ना सर कि OCH3 ग्रुप जो है इसकी वजह से पैरा पर भी तो नेगेटिव चार्ज आ रहा था, तो आपका नाइट्रो ग्रुप जो है वो पैरा पर अटैक करे। हाँ, तो जरूर ना, क्यों नहीं, पैरा पर भी अटैक करेगा नाइट्रो ग्रुप, तो नाइट्रो ग्रुप पैरा पे आ सकता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, उसके जगह नाइट्रो ग्रुप आएगा, हाइड्रोजन हटेगा तो वाटर बनाएगा, इस तरह से। तो आपको जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन किया, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऊपर नाइट्रेशन रिएक्शन किया, तो एक नहीं बल्कि 2 प्रोडक्ट मिले। ये जो प्रोडक्ट है इसे मैं कहूंगा ऑर्थो प्रोडक्ट, क्योंकि ऑर्थो पर अटैक करके बना है, और ये जो प्रोडक्ट है इसे मैं कहूंगा पैरा प्रोडक्ट, क्योंकि ये पैरा पे रिएक्शन करके बना है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि बेंजीन पे आप रिएक्शन करते हो तो नाइट्रोबेंजीन बनता है, लेकिन बेंजीन के ऊपर अगर ऑलरेडी कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो ये जो ग्रुप है वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्शन बताता है कि भाई कौन से जगह पर जाना है। ठीक है, एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको ताकि आपको और अच्छे से ये एग्जांपल समझ में आए। लेट अस कंसीडर कि अगर बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता तो क्या होता। तो देखिए तीसरा एग्जांपल मैं ये कुछ इस तरह से ले लेता हूँ कि हाँ भैया बेंजीन रिंग है हमारे पास में, बेंजीन रिंग के ऊपर लेट अस से मैंने अल्डिहाइड ग्रुप लगा रखा है, तो अब ये बेंजीन नहीं हो जाएगा, ये जो है कंपाउंड इसे मैं बेंजल्डिहाइड कहूंगा, ये उसका नाम है बेंजल्डिहाइड, ये मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ। ठीक है, आप चाहे तो होमवर्क में इसका IUPAC नेम कॉमन नेम लिख सकते हैं, मैंने आपको दोनों लिखना सिखाया है, तो कॉमन नेम IUPAC नेम दोनों भी आप लिखिएगा इन दोनों भी कंपाउंड्स के लिए होमवर्क में। ठीक है, खैर अभी हमने कंसीडर किया बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड के ऊपर मैं फिर से नाइट्रेशन रिएक्शन ही करता हूँ, तो नाइट्रेशन रिएक्शन करने के लिए मुझे लगता है नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड, मुझे लगेगा H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड। टेम्परेचर रेंज फिर से बदल जाएगी, कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ये हम 12th में देखेंगे, बट अभी मैं हल्का सा हीट कर देता हूँ। और साथ ही में मैं लिख देता हूँ कि इसे हम कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे ही मैं अब नाइट्रेशन करूंगा तो अब मुझे ये यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप जो है अपना इलेक्ट्रोफाइल कौन है, नाइट्रो ग्रुप जो यहाँ से इस तरह से कुछ जनरेट होने वाला है, तो वो नाइट्रो ग्रुप
इसको हटा कर तो नहीं आएगा, या तो हाइड्रोजन यहां से हटेगा वहां नाइट्रो आएगा, या तो यहाँ आएगा, या तो यहाँ, या तो यहाँ, या तो यहाँ। अब कहाँ आएगा इसको कौन डायरेक्शन देगा? ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप उसको डायरेक्शन देता है। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहाँ पर पहचानिए क्या है, ये देखिए C डबल बॉन्ड O, यानी इसमें मल्टीपल बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड जो होते हैं वो हमेशा के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। तो याद रखना यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम कर रहा है। और बेटा बताइए मुझे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट बताता है। और नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, ठीक है, नेगेटिव का मतलब डिक्रीज, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है। कहां से कम कर देता है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। भाई अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा यानी इलेक्ट्रॉन्स को कम कर देगा ऑर्थो पैरा पर, तो वहां पर चार्ज क्या आ जाएगा भाई? पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर हम देखें ध्यान से तो ये आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, ये आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, ये भी आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। तो अगर आप ध्यान से देखें तो नाइट्रो ग्रुप भी पॉजिटिव है, क्या कभी वो पॉजिटिव पर अटैक करेगा? नहीं करेगा। तो नाइट्रो ग्रुप के लिए सबसे आइडियल पोजीशन क्या होगी? पॉजिटिव को तो वो कभी अटैक कर ही नहीं सकता, लेकिन रिलेटिवली कंपैरिजन में मेटा पोजीशन के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहे होंगे ना पॉजिटिव चार्ज के मुकाबले, तो ये जो है वो मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। इसका मतलब हम कह दें कि ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, ये मेटा की तरफ डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो ऑर्थोपैर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन है? आपका अल्डिहाइड ग्रुप है, वो तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो पर नहीं जा सकता, इस ऑर्थो पर नहीं जा सकता, इस पैरा पर नहीं जा सकता, तो उसको मजबूरन मेटा पर ही जाना पड़ेगा। तो आपका नाइट्रो ग्रुप मेटा पे आएगा। तो यहाँ पर आपको इस तरह से एक ही कंपाउंड मिलेगा। अगर नाइट्रो ग्रुप यहाँ आ रहा है तो यहाँ जो पहले से हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो निकल जाएगा, और क्या बन के निकल जाएगा? वाटर। कैसे बन के निकल जाएगा हम पहले ही देख चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझेगा। और यहाँ पर ये जो कंपाउंड बन रहा है ये बन जाएगा मेटा प्रोडक्ट। ठीक है, और आप होमवर्क में इसका आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम लिख सकते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है कैसे लिखा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और इस तरह से तीनों का कंपैरिजन देख के हम सीख सकते हैं कि बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप आ जाता है, लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप पहले से प्रेजेंट है तो आपको पहचानना होगा कि वो विड्रॉइंग ग्रुप है या डोनेटिंग ग्रुप है। अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो आपके पास दो प्रोडक्ट बनने की संभावना है, एक प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो और एक प्रोडक्ट बनेगा पैरा। अगर आपके पास विड्रॉइंग ग्रुप है तो आपके पास एक ही कंपाउंड बनने की संभावना है, वो जो है वो है मेटा प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप जो होता है वो डिसाइड करता है कि आने वाला ग्रुप कौन सी जगह पर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से इसको आप अच्छी तरह से लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो देखिए इसी के साथ में मैंने ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर हमारा हाइड्रोकार्बन चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपसे कह सकता हूँ कि 12th में जब आप आएंगे तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बहुत सारे चैप्टर्स वहां सीखने वाले हैं। यहाँ पर हमने जितने भी रिएक्शन सीखे जाते हैं, हेलोजिनेशन, असाइलेशन, अल्काइलेशन, फिडलक्राफ्ट के दोनों ही रिएक्शन है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये सभी रिएक्शंस एज इट इज हम पढ़ने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड में। ठीक है, बस इतना ही फर्क होगा कि हमें पहचानने आना चाहिए कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जिस तरह से हमने यहाँ पर चीजें सीखी है, बहुत बेसिक लेवल पर सीखी है, अब उसको धीरे धीरे हम रिफाइन करते जाएंगे 12th स्टैंडर्ड में। थोड़ी सी एक्सेप्शनल केसेस होते हैं उसको भी स्टडी करेंगे 12th स्टैंडर्ड में, बहुत सारी नई नई चीजें सीखने मिलेगी। बट फंडा क्या है कि यहाँ का अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो ही आपको 12th में सारी चीजें समझ में आएगी। तो बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से बार बार रिवाइज करके पढ़ते रहिएगा, नोट बनाइएगा। एक लास्ट टॉपिक जो मैं खत्म करना चाहता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि सारे के सारे जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बेंजीन वाले कंपाउंड, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड, चाहे वो बेंजीन वाले हो, चाहे वो बेंजीनॉइड हो, चाहे वो बेंजीनॉइड ना हो, चाहे वो हेटेरो एरोमेटिक हो, चाहे होमो एरोमेटिक हो, दैट डजंट मैटर। अगर वो कंपाउंड एरोमेटिक है तो याद रखना कि उसके पास हमेशा दो प्रॉपर्टी होगी, एक होगी टॉक्सिसिटी और दूसरा जो होता है वो होता है कार्सिनोजेनिसिटी। ठीक है, याद रखना टॉक्सिसिटी का मतलब क्या होता है कि ये आपके बॉडीली फंक्शंस को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, याद रखना कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं, अगर आपने इसको कंज्यूम कर लिया या किसी भी वजह से अगर ये आपके बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो हमारे पॉल्यूशन जो है, जिसके अंदर कार या बाइक के अंदर से जो धुआं निकलता है उसके अंदर भी बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो एरोमेटिक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे माइनिंग के दौरान या फिर कोल का जो माइनिंग होती है, कोयले की जो खदान होती है, वहां से जो पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, ये सारी चीजें जब आती है तो वहां पर बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से अगर एरोमेटिक कंपाउंड आपके बॉडी के अंदर घुस जाता है, ठीक है, तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको हार्म ही करेगा, लेकिन अगर इसका कुछ लेवल होता है, जैसे कुछ सर्टेन अमाउंट के ऊपर अगर वो आपके बॉडी में प्रेजेंट होगा
तो याद रखना वो टॉक्सिक हो जाएगा। टॉक्सिक का मतलब क्या है, वो आपके बॉडीली फंक्शंस को डिस्टर्ब कर देगा, वो आपके नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है, वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है, वो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। ऐसे बहुत सारे आपके बॉडी के अंदर माल फंक्शन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है एक लेवल के बाद वो टॉक्सिक हो जाते हैं। तो ये इसलिए बहुत ध्यान से यूज करने चाहिए, और किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को हैंडल करने के पहले हमें ग्लव्स पहनने पड़ते हैं, बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं जब हम लेबोरेटरी में काम करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ। खैर 11-12 स्टैंडर्ड के बच्चों को एरोमेटिक कंपाउंड जनरली नहीं देते हैं, या फिर बहुत ही लो टॉक्सिसिटी लेवल के एरोमेटिक कंपाउंड्स देते हैं। बट खैर ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि टॉक्सिसिटी होती है सभी के सभी एरोमेटिक कंपाउंड्स के पास में। ठीक है, दूसरा ये है कि उन सभी के पास में कार्सिनोजेनिसिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए अब बहुत से कंपाउंड जो होते हैं वो बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं, यानी बेंजीन जैसे दिखने वाले कंपाउंड होते हैं, बेंजीन डेरिवेटिव्स में कहना चाहूंगा। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग बेंजीन अबाउट। ठीक है, बेंजीन जैसे दिखने वाले, जैसे नैफ्थलीन हो गया, पायरीन हो गया, यह सारे जो कंपाउंड्स होते हैं जो बेंजीन डेरिवेटिव्स जैसे होते हैं। ठीक है, ये सभी के सभी कंपाउंड्स के पास कार्सिनोजेनिसिटी होती है। कार्सिनोजेनिसिटी मतलब ये जो कंपाउंड होता है कार्सिनोजिन्स की तरह काम करता है, कार्सिनोजिन्स की तरह काम करता है। और कार्सिनोजिन्स का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग। क्या होता है बोलो बेटा? कैंसर कॉजिंग। ठीक है, तो ये सब्सटेंसेस जो है इनकी वजह से कैंसर होने के चांसेस है। तो ध्यान रखना ये सब सब्सटेंसेस जो है एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उनके पास कार्सिनोजेनिसिटी होती है। ठीक है, जो कैंसर कॉज करने की क्षमता रखते हैं। अब कैसे करता है मैं समझाता हूँ। देखिए बेंजीन हो या बेंजीन के डेरिवेटिव्स हो, बेंजीन या फिर बेंजीन के डेरिवेटिव्स यानी उसके जैसे दिखने वाले कंपाउंड जैसे नैफ्थलीन हो गया या फिर ऐसे सारे कंपाउंड्स जो होते हैं। ठीक है, ये जो कंपाउंड है इनका अगर हम कंबशन करते हैं, ठीक है, कंबशन करते हैं या फिर इसका हम जब रिएक्शन करते हैं तो किसी वजह से क्या होता है कि इनके अंदर इपॉक्साइड्स बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, इपॉक्साइड्स क्या होता है, इसे हम साइक्लिक ईथर कहते हैं, ऐसा कुछ कंपाउंड होता है। देखिए ठीक है, इपॉक्साइड्स इसे कहते हैं, साइक्लिक कंपाउंड जैसे कंपाउंड्स को, साइक्लिक ईथर जैसे कंपाउंड को हम इपॉक्साइड्स कहते हैं मोस्टली। तो क्या होता है, इपॉक्साइड जो होता है ये आपके लीवर में बन जाते हैं। ठीक है, और बाद में ये जो इपॉक्साइड है ये आपके डीएनए के साथ रिएक्ट करते हैं। किसके साथ रिएक्ट करेंगे? आपके बॉडी में जो डीएनए है उसके साथ रिएक्ट करेंगे और डीएनए को बदल देंगे, यानी डीएनए का म्यूटेशन कर देंगे। ठीक है, तो याद रखना बेंजीन जैसे कंपाउंड या बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं ये कार्सिनोजेनिसिटी क्यों बताता है या फिर ये कार्सिनोजीन यानी कैंसर कॉजिंग क्यों होता है। तो ध्यान रखना कि ये क्या करते हैं, आपके बॉडी में अंदर जाएंगे, रिएक्शन करेंगे और अपने आप को इपॉक्साइड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं अपने लीवर के अंदर। तो जब इपॉक्साइड्स बन जाते हैं तो इपॉक्साइड्स क्या करते हैं, ये आपके डीएनए के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। अगर ये आपके डीएनए के साथ रिएक्ट करेगा तो उस डीएनए के स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा, उस डीएनए के जो फंक्शंस है उसको चेंज कर देगा। तो अगर आपके डीएनए में कोई चेंजेस आ जाएगा तो आपका बॉडी है ना वो घड़ी घड़ी रिप्रोड्यूस करते जाएगा और जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ हो जाएगा आपके बॉडी में, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन या सेल ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। तो सेल ग्रोथ अगर अनकंट्रोल होता है तो उसी को हम कहते हैं ट्यूमर फॉर्मेशन और बाद में वही जाके कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो ध्यान रखना ये सारी चीजों को कि एरोमेटिक कंपाउंड से जितना दूर रहे उतना बेटर है। ठीक है, जैसे बहुत सारे जो फ्यूल्स होते हैं उनको कंबशन करते तो एरोमेटिक कंपाउंड बनता है। इस तरह से कितने पॉल्यूशन के अंदर भी कितना एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है। ऐसे बहुत सारे माइनिंग एरियाज होते हैं या फिर बहुत सारे केमिकल फैक्ट्रीज है जहां पर वो पॉल्यूटेड धुआं निकल रहा है जिसमें कार्सिनोजेन्स होने की पॉसिबिलिटी, वैसा नहीं कहता हूँ सभी में होते ही है, पर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो कार्सिनोजेन्स जो है वो आपके बॉडी को बहुत अफेक्ट करते हैं, इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड्स टॉक्सिक नेचर के होते हैं और कार्सिनोजेनिक होते हैं, इसलिए उनसे दूर रहे उतना ही बेटर है। अधिक जानकारी के लिए आप टेक्स्ट बुक में से लास्ट पेज है इस चैप्टर का, वहां पर दिया हुआ है छोटा सा पैराग्राफ अबाउट टॉक्सिसिटी एंड कार्सिनोजेनिसिटी। मैं चाहता हूँ एक बार आप वहां से पढ़ ले एक बार इस पैराग्राफ को, जो मैंने सारी चीजें बताई दी है, बट एक बार वहां से पढ़ लेंगे तो आपको बराबर इंग्लिश के सारे स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे वहां पर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आएगा और इसी के साथ कंप्लीट होता है अपना चैप्टर, इसका नाम था हाइड्रोकार्बन्स।